अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहज़ाद आपसे मुखातिब हूँ। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। टैक्स के ऊपर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ मिसलिनियस किस्म के टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं हमारी लाइफ के अंदर भी, और उसके अलावा जो है वो जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो इसमें आप देखें डिविडेंड। आप जब कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में तो जो आपको रिटर्न मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि जो डिविडेंड है उसकी डेफिनेशन क्या है। ये जो आपके सामने नोट्स है ये खालिद पेटीवाला के हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर इसको जो है वो ऐड किया हुआ है। लोग समझते हैं कि डिविडेंड सिर्फ वही है जो हमें कैश की शक्ल में मिलता है। लॉ ने इसमें और चीज़ें भी ऐड की हैं, एक तो वो हमने उसको देखेंगे। दूसरा, ये जो आपको पॉइंट 2 से लेके 7 तक जो आपको नज़र आ रही हैं ये एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जेम्पशंस हैं, ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं। उसकी एग्जेम्पशन की हम बात करेंगे। देन आप देखें कि इसमें एक बात हो रही है रिक्यूब्ड एक्सपेंडिचर, रिक्यूब होना, वापस मिल जाना। मैंने किसी को पेमेंट की एक्सपेंस की और वो एक्सपेंस जो था वो मुझे उसके पैसे वापस मिल गए। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड रिक्यूब्ड एक्सपेंडिचर्स। उसका क्या होगा, यानी मैं पहले तो वो एक्सपेंस कर चुका हूँ, अपनी किसी इनकम में से माइनस कर चुका हूँ, अब उसकी मुझे रिकवरी हो गई है। क्या ये जो इवेंट है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये टैक्स को अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी। देन है जी हमारा सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, सीज हो गया। मैं कहीं पर जॉब करता था, जॉब छोड़ दी। मैं कहीं कारोबार करता था, कारोबार बंद हो गया। राइट, मेरा कोई किराएदार था जो मेरा पहले किराएदार था और उसके बाद वो छोड़ के चला गया। लेकिन जब ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम सीज हुआ, बंद हुआ, उसके बाद मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। राइट, एसोसिएट की फिर डेफिनेशन है, एसोसिएट किसको कहते हैं, राइट, रिलेटिव किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो शख्स फौत हो जाए, राइट, उसके साथ मामला कैसे किया जाएगा। क्या जैसे ही कोई शख्स की डेथ हो जाए तो क्या वो टैक्स उस पर माफ़ कर दिया जाता है, उस पर कोई केस कोई चीज़ नहीं चलती, या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको पूछा जाता है, इसको देखेंगे। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो साल के दौरान उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी पार्टनरशिप में कहीं चेंज आ गई, पार्टनर चेंज हो गए, राइट, कोई इस तरह की उस उनके जो है ना वो चेंज आ रही है उनके जो बिज़नेस है उसके अंदर, तो सवाल ये पैदा होता है कि अब रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। क्या वो पार्टनर जो छोड़ के चले गए या नए पार्टनर, ये एक सवाल है जिसका यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा। डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ एओपी, और अगर वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका टैक्स कौन देगा। देखिए, हमें तो इनकम टैक्स को देखना है बेसिकली, कि ये जो एक इवेंट हुआ है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि जब किसी की डेथ हो जाए और जिसको वो बिज़नेस मिले, सक्सेशन कहते हैं कि एक शख्स की डेथ हो गई और उसका कारोबार किसी दूसरे शख्स को मिल गया, इसके लिए क्या होगा। क्या वो अपने बाप की, राइट, या जिससे उसको बिज़नेस मिल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे आएगी या वही रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद आपको ये जो 3 नीचे सेक्शन नज़र आ रहे हैं कि लॉ ने जिन इनकम को एग्जेम्प्ट किया है उसके असूल क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है।
क्या अगर किसी इनकम को हमारे ऑर्डिनेंस में एग्जेम्प्ट कर दिया जाए तो क्या वो एग्जेम्प्ट होती सबके लिए? राइट, ये सवाल। या उसकी एग्जेम्पशन सिर्फ उसी शख्स के लिए होती है जिसके लिए उसको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, ये सवाल। और उसके बाद कुछ मिसलेनियस डेफिनेशन जो है वो इसमें मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिविडेंड जो है ये क्या चीज़ है। डिविडेंड, लॉ डिविडेंड किसको कहता है? क्या डिविडेंड सिर्फ वो चीज़ है जो कैश की शक्ल में मिलती है या उसके अलावा भी है? उसको देखते हैं। सब सेक्शन 19 ऑफ 2 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हमें बता रहा है कि डिविडेंड इंक्लूड्स, डिविडेंड में शामिल है एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी। ये जो है ना, ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। एनी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैश की शक्ल में हो, वो किसी एसेट की शक्ल में हो, वो अगर दे दी जाए, कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे, तो वो डिविडेंड गिना जाएगा। ये उसकी डेफिनेशन है। क्या चीज़? ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ इट्स एसेट इंक्लूडिंग मनी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये बात ज़रा नोट करने वाली है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या चीज़ है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, ये देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि शेयर कैपिटल एक कंपनी का है। लेट्स सपोज, मैं ये कॉमर्स लगा लूँ साथ। लेट्स सपोज कि वो 15 मिलियन है, राइट। और उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह लें या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह लें, वो लेट्स सपोज कि वो 5 मिलियन है। तो इसकी जो टोटल इक्विटी है वो हो गई 2 मिलियन, 20 मिलियन। इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा कि इसका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो है 5 मिलियन। इसको आपने ज़रा नोट करना है। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैश पे कर रही है, टोटल सभी शेयर होल्डर्स को। हम इसकी एक वैल्यू भी डिटरमिन कर लेते हैं कि ये शेयर कैपिटल है, ये है ऑफ ₹100 ईच। तो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 15 मिलियन डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए, 150,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो कंपनी ने जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को कैश पे किया, राइट, वो है 4 मिलियन का। तो हम कहेंगे कि ये उन शेयर होल्डर्स के लिए क्या है? डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। अंडरस्टैंड? तमाम शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड होगा और अकॉर्डिंगली उन्होंने इसके ऊपर वो टैक्स पे करना होगा। पहली चीज़ तो ये है। लेकिन अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आप कहते हैं कि साहब अगर उन्होंने अपने शेयर होल्डर को कैश पे कर दिया 6 मिलियन का, राइट, तो इसके अंदर हम 5 मिलियन को उसका डिविडेंड ट्रीट करेंगे, राइट। और ये जो 1 मिलियन है उसकी नेचर हमें देखनी पड़ेगी कि वो क्या है, कि उसकी नेचर क्या है, किस नेचर के लिए, क्यों वापस किया गया, उन्होंने इतना अमाउंट जो है वो उनको क्यों दी है, उसके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट वो किया जाएगा। इसकी आगे एक क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट कहता है जी, ऑफ डिबेंचर्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यानी आप उनको कोई एसेट दे दें या अपने डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दें अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक, उसको भी डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा।
ऑन लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन। राइट, इसी एग्जाम्पल को हम ज़रा दोबारा डिस्कस करते हैं, आपको मैं समझाता हूँ इसकी। अब उसने लिक्विडेशन के ऊपर बात की। अज्यूम करें कि कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो गई और लिक्विडेशन के ऊपर जो है एक साहब हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं कि चले फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे इसमें डॉक्टर इमरान शहजाद के इसमें जो शेयर्स हैं वो मेरे पास 10,000 शेयर हैं इस कंपनी के। कंपनी क्या करती है, अब ज़रा ध्यान कीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखने लगा हूँ। कंपनी ये करती है कि टोटल जो वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, उसने अपने एसेट बेच दिए, लाइबिलिटीज़ डिस्चार्ज कर दी और उसने पे कर दिया उनको पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। टोटल जो उन्होंने पेमेंट की वो 50 मिलियन की। राइट, तो अब हम देखेंगे कि इसमें पर शेयर क्या पेमेंट हो रही है। पर शेयर, एक शेयर कितने का है, 100 का, तो पर शेयर कितने की पेमेंट हो रही है इसमें, तो 5 लाख रुपया उन्होंने पर शेयर पे कर दिया। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे, 150। तो इसको हमने अगर 150 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आ गई कि एक शेयर के एवज़ मुझे क्या मिला, अगेंस्ट 5 लाख रुपए मिला। ये बात आपने ज़रा नोट करनी है। अब हम इसमें से जो पेमेंट टू शेयर होल्डर की है, इसमें से हम डिविडेंड को देखेंगे कि डिविडेंड कितना है। और डिविडेंड कितना है इसमें, ये 5 मिलियन। बाकी जो पेमेंट की गई है 5 मिलियन में से, ये हम उसकी डिस्पोजल ट्रीट करेंगे। वो कितनी है जी, 50 माइनस 5। ये तो मैं ज़रा आपके सामने इसको हाईलाइट कर दूं, दोबारा सुनिएगा। कंपनी की इक्विटी थी 20 मिलियन की, लेकिन जब वो लिक्विडेट हुई तो उसने जो एसेट रियलाइज हुए वो थे 50 मिलियन के। ये मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, आराम से सुनिएगा ज़रा इसको। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि मुझे तो मिले हैं 50 मिलियन, ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मेरे शेयर्स हैं इसके अंदर 10,000। राइट, टोटल कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया, तो लॉ ये कहता है कि ये जो इसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इसकी डिसोल्यूशन से पहले, वो इसका क्या है, डिविडेंड जो इसने शेयर होल्डर्स को दिया है। और ये जो डिस्पोजल है, उन्होंने उसकी जो डिस्पोजल की रीइंबर्समेंट उनको की है, रिडीम किए हैं जो शेयर, वो 45 मिलियन के हैं। राइट, अच्छा, अगर आप इसको पर शेयर में डिवाइड करने की कोशिश करें तो आप डिविडेंड पर शेयर कितना आ जाएगा, 33, और आपका जो शेयर प्राइस है वो इतने की आ जाएगी। ये देखिएगा, मैं अब दोबारा यहाँ लिखने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर कितना दिया है, मैं यहाँ कहीं गलत तो नहीं कर गया, 150 शेयर थे, तो 33 पर शेयर जो पेमेंट की जा रही है, सॉरी मैं गलत कर गया, इसको 150 पे डिवाइड करना था। टोटल जो पेमेंट टू शेयर होल्डर है डिवाइडेड बाय दिस, तो एक शेयर के बदले में 333 रुपये कंपनी ने दिए हैं, तो मुझे कितनी पेमेंट मिली होगी। राइट, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, टोटल 33,30,000 रुपया मुझे पेमेंट दी गई है। इसमें से ये मैंने डिसाइड करना था कि मेरा डिविडेंड कितना है और मेरी कैपिटल रिसीट कितनी है, दोनों को मैंने अलग अलग करना था। तो मैंने क्या किया, देखिएगा कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल था उसको 150 पे डिवाइड किया। तो मैंने कहा कि इस 333 के अंदर 33 रुपये मेरा डिविडेंड है। ज़रा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ आ रही होगी। और मेरे शेयर के अगेंस्ट जो प्राइस मुझे मिली है वो 45 है। क्लियर, तो मुझे एक्चुअली मिले हैं 33 पर शेयर, और उसके अंदर 300 जो है वो मेरा क्या है, मेरी रिसीट है। अब ज़रा देखिएगा कि मेरा अगर डिविडेंड गिना जाए, अब मैं अपने ऊपर आता हूँ कि अगर मेरा इसमें डिविडेंड जो है वो देखा जाए तो मेरा डिविडेंड है 33 पर शेयर, नंबर ऑफ़ शेयर है मेरे पास
10,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा टोटल डिविडेंड इस वक्त जो गिना जाएगा वो ये है। और मेरा जो कैपिटल गेन आएगा वो कैसे आएगा? सेल प्राइस लेस कॉस्ट। अज्यूम करें कि मेरी प्राइस इसकी 100 है, तो सेल प्राइस कितनी आ रही है? 300 और कॉस्ट मेरी 100 है, राइट। 10,000 शेयर्स हैं तो 300 इंटू 10,000 माइनस 100 इंटू 10,000, तो मेरा कैपिटल गेन जो है वो, तो मेरी दो तरह की इनकम है, ज़रा नोट कीजिएगा। एक मेरी ये इनकम है और एक मेरी ये इनकम है। टोटल मैंने आपके सामने ये ब्लू कलर में अपनी इनकम लिखी है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड कैपिटल गेन और ये मेरा डिविडेंड है। कैपिटल गेन मेरा कैपिटल गेन में जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा। सही है जी। अब देखिएगा, टोटल मेरी जो पेमेंट मुझे मिली थी वो दिस प्लस दिस थी, ये दोनों मेरी टोटल पेमेंट मिली थी। उसके अंदर मैंने अपनी कॉस्ट माइनस की तो मेरा कैपिटल गेन जनरेट हो गया और इसके ऊपर मुझे टैक्स देना है जो भी मेरा बनेगा इसके मुताबिक। आप देखिएगा कि इसके अंदर सेल प्राइस मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, 330 डिविडेंड में और बाकी जो 3 मिलियन है वो मेरी सेल प्राइस में चला गया। ये चीज़ यहाँ समझाने वाली थी, ये एग्ज़ाम में भी आपकी टेस्ट हुई है। आप प्रैक्टिकली भी अगर करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। आसान तरीका मैं आपको दोबारा इसको ज़रा मैं सिंपल करूं कि जो भी कंपनी ने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है, कंपनी ने जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया उस सबसे पहले उसमें क्या करें? डिविडेंड की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को माइनस कर दें। जो बैलेंस अमाउंट है वो आपकी कंसीडरेशन गिनी जाएगी शेयर कैपिटल की, राइट। इनको अगर आप दोनों अमाउंट को अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दें तो आपके पास डिविडेंड पर शेयर ये आ जाएगा, राइट। डिविडेंड और आपके पास उसकी कंसीडरेशन पर शेयर वो भी आ जाएगी, राइट। तो ये आपकी टोटल इनकम गिनी जाएगी और ये आपकी कॉस्ट में से माइनस होगा तो ये कैपिटल गेन जनरेट करेगा। होप सो कि ये बात आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ये बात मैं आपको बता रहा था कि ऑन द लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन, लिक्विडेशन से पहले जो भी आपको पैसा मिलेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक वो आपकी इनकम गिनी जाएगी। ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ पेड अप कैपिटल इज नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड। वो जो आपको पैसे रिफंड हो रहे हैं वो उसमें डिविडेंड नहीं ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल सेम एग्जांपल में आप समझ लें कि अगर मुझे यहाँ पर जो पैसे कैपिटल को रिड्यूस किया जा रहा है, ख़त्म नहीं किया जा रहा, उसको रिड्यूस किया जा रहा है, कंपनी लिक्विडेट नहीं हुई, उसमें से भी जो मुझे अमाउंट मिलेगी इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक क्या समझा जाएगा? मेरा डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है जी एडवांस और लोन। ये देखिएगा ABCD और E आ गया हमारे पास। एडवांस और लोन बाय अ प्राइवेट कंपनी ट्रीटेड एज डिविडेंड। अगर कोई प्राइवेट कंपनी कौन सी? नॉर्मली जिनके साथ PVT लिमिटेड लिखा होता है उसकी बात की जा रही है। लोन और एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू अ शेयर होल्डर बाय प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, राइट, वो उसका लोन देगी और वो साल के एंड के ऊपर पेएबल है तो उसको उसके ऊपर क्या देना है? वो उसका डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा और उसको उसके ऊपर टैक्स देना है। चलें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास टैक्स ईयर है 20X5। एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड और इसके शेयर होल्डर हैं मिस्टर A, मिस्टर B और मिस्टर C। मिस्टर A ने कंपनी से जो लोन लिया है वो लिया हुआ है 5 लाख रुपए का, राइट। इसमें ज़रा देखिएगा, अच्छा इसमें
लोन और एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये बात भी आपने यहाँ पर नोट रखनी है कि समझ लें कि इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया, और इसका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो है 3 लाख रुपया। तो टोटल ये उसकी इक्विटी है। अब मिस्टर ए को लोन दिया गया 5 लाख रुपए का, और हमारा जो टैक्स ईयर है उस साल के एंड होने तक इन साहब ने पैसे वापस नहीं किए। तो मिस्टर ए का जो इस साल पे डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा दैट विल बी 300,000। और कंपनी को इसका अक्सर नोटिस आ जाता है कि साहब इनका टैक्स आप जमा करवाएं, या उनसे कहें कि वो टैक्स जमा करवाएं, तो वो उसका डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा और उसको उनके ऊपर अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इसको वापस कर दें तो फिर जो आप उन्होंने टैक्स मिस्टर ए ने दिया होगा वो उसका क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये प्रोविजन इसलिए लॉ के अंदर जो है वो ऐड करवाई गई थी कि प्राइवेट कंपनीज के अंदर लोग ये करते थे कि जनाब वो लोन ले रहे हैं, असल में तो वो घर पैसा ले गए, वो डिविडेंड की ही शक्ल होती थी लेकिन उस पर टैक्स नहीं देते थे। इसलिए लॉ ने इसके ऊपर जो है वह ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर आप प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, और आप लोन ले रहे हैं तो वो लोन आपका डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा और आपने उस अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स देना होगा। राइट जी? आई होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन ये लिमिटेड कंपनी के लिए नहीं है। अगर आप लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर हैं और वहाँ से आप लोन लेके कर रहे हैं तो फिर ये ऐसा नहीं है, फिर आपके लिए डिविडेंड ट्रीट नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है इफ़ द लोन अबव लोन इज रीपेड टू द कंपनी देन द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू रिफंड, उसको रिफंड मिल जाएगा। सब्सिक्वेंट डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड इफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज सेट ऑफ अगेंस्ट द एडवांस। अगर उस अगले साल नेक्स्ट ईयर में कंपनी ने डिविडेंड दिया मिस्टर ए को, यानी इसी एग्जांपल में अगर हम लें कि नेक्स्ट ईयर अगले साल कंपनी या इसी साल टैक्स ईयर 20x6 में कंपनी इनको डिविडेंड डिक्लेयर करती है 4 लाख रुपया और इनके पैसों में एडजस्ट कर लेती है, यानी कंपनी ने इनको डिविडेंड डिक्लेयर किया राइट 400,000, और इनका जो बैलेंस उन्होंने लोन शो किया, उन्होंने कहा जी हमने आपसे 1 लाख रुपया लेना है, 5 लाख रुपया आपने हमसे लिया था, 400,000 आपको डिविडेंड हमने डिक्लेयर कर दिया, अब आपने वापस हमें जो करने हैं पेएबल आपके कितने हैं, 1 लाख रुपया। तो अब जो मिस्टर ए है वो टैक्स ईयर 2000x6 में 1 लाख रुपए के ऊपर वो टैक्स देंगे। अब उनका अगले साल ये डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। जिस अमाउंट पे वो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हुए हैं अब तो वो दोबारा टैक्स नहीं देंगे। इसको ज़रा सुनिएगा कि आपने लोन लिया अपनी कंपनी से, आप मिस्टर ए हैं 5 लाख रुपए का, आपका जो कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था वो था 3 लाख रुपया। तो लॉ ये कहता है कि ये लोन चूँकि अभी अनपेड है कंपनी के लिए, लिहाजा आपका साहब ये क्या है, ये गिना जाएगा, डिविडेंड गिना जाएगा, आपने इसके ऊपर टैक्स देना है। अब सब्सिक्वेंटली 3 सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं, सुनिएगा। अब इसकी नेक्स्ट ईयर में लोन रीपेड, अगर आपने लोन 5 लाख रुपए का वापस कर दिया, एक। नंबर 2, लोन इज स्टिल अनपेड, राइट। नंबर 3, एडजस्टेड फ्रॉम द डिविडेंड। ये सिचुएशन आपकी क्रिएट होगी। तीनों के अंदर हम इसको देखते हैं 1, 2 और 3 में क्या होगा। अगर आपने लोन रीपे कर दिया तो आपने जो टैक्स दिया था वो टैक्स रिफंड में चला जाएगा, टैक्स रिफंड में चला जाएगा। अगर लोन जो है वो स्टिल अनपेड है तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो जो डिविडेंड पे आपका जो इनकम जा चुकी है वो वैसे ही रहेगी।
एडजस्टेड फ्रॉम द डिविडेंड, राइट, आपकी वो अमाउंट जो थी वो एडजस्ट हो गई, तो नो फर्दर टैक्स ऑन द डिविडेंड, उस अमाउंट तक आपको दोबारा डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगेगा, राइट। ये 3 सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद एक फॉरेन कंपनी के लिए लॉ ने चीज़ें बनाई हैं कि अगर कोई फॉरेन कंपनी राइट राइट अपने पाकिस्तान से वो कोई अमाउंट यहाँ पर अपने रिमिट करवाएगी तो उसके लिए डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। चलें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पाकिस्तान में एक कंपनी है पीके लिमिटेड, राइट, और यूके के अंदर एक कंपनी है यूके पीएलसी, और जो यूके पीएलसी है उसकी पीके लिमिटेड जो है उसकी ब्रांच है। पीके लिमिटेड का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये देखिएगा, रेमिटेंस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच, ठीक है, ये देखिएगा, रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच, बिफोर की बजाय आफ्टर इसको करते हैं, आफ्टर, ताकि इसकी एप्लीकेशन हो जाए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका फॉर एग्जांपल 300 मिलियन है, ठीक है, ये क्या है, इसकी यूके की पाकिस्तान में उसकी फॉरेन ब्रांच है ये। तो पीके लिमिटेड ने जो यूके पीएलसी है इसको रेमिटेंस भेजी, ट्रांसफर्ड टू यूके इन फेवर ऑफ यूके पीएलसी, उसने उसके फेवर में 500 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए। तो लॉ ये कहता है कि यूके पीएलसी का जो है वो 300 मिलियन जो है इसका डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा अप टू दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यूके पीएलसी यहाँ पर टैक्स पेयर है और ये उसके ऊपर टैक्स देंगे। क्लियर? अभी तक मैंने जो बातें डिस्कस की हैं उसको ज़रा मैं समराइज़ कर दूं डिविडेंड के लिए। पहली चीज़ जो लॉ ने हमें बताई, उसने कहा जी एनी एसेट, कोई भी एसेट किसी भी शक्ल में अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को देगी अप टू दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो वो उसका क्या गिना जाएगा, डिविडेंड उसके लिए गिना जाएगा जिसने उसको रिसीव किया। नंबर 2, सेकंड चीज़ जो इसमें बताई जा रही है वो ये है कि अगर एक कंपनी अपने लोन दे, राइट, कौन सी, प्राइवेट कंपनी, टू शेयर होल्डर विच इज़ स्टिल अनपेड, जो कि अनपेड है, तो वो शेयर होल्डर के लिए इनकम बन जाएगा डिविडेंड के तौर के ऊपर। और थर्ड ये है कि अगर कोई फॉरेन ब्रांच, ठीक है, किसी फॉरेन कंपनी की फॉरेन ब्रांच पाकिस्तान में मौजूद है और वो उनको प्रॉफिट पाकिस्तान से ट्रांसफ़र करें, तो वो जो कंपनी बाहर है पाकिस्तान से जिसको ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक उसके लिए क्या बन जाएगी, डिविडेंड बन जाएगा। तो इसमें अगर आप लिमिट्स देखें तो एसेट्स के लिए लिक्विडेशन के टाइम या लिक्विडेशन से पहले लॉ ने एक्यूमुलेटेड का वर्ड यूज़ किया है, अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। शेयर होल्डर के लिए भी एक्यूमुलेटेड का प्रॉफिट यूज़ हुआ है, इसके लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की लिमिट मौजूद है, राइट जी। तो ये 3 चीज़ें जो थी इसके अंदर, डिविडेंड के अंदर जो थी वो बात डिस्कस हुई थी। क्लियर? आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है। डिविडेंड के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारा कैश ही शामिल नहीं होता, बल्कि कैश के अलावा बाकी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। अब नीचे लॉ ने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को सब सेक्शन 2 में डिफाइन कर दिया, इन रिलेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूड एनी रिजर्व मेड अप
मेड अप होली और पार्टली ऑफ एनी अलाउंस, डिडक्शन और एग्जाम्पशन एडविजिबल फॉर टैक्स पर्पजेस, राइट। इसमें शामिल होगा अगर आपने कोई रिज़र्व बनाया हुआ है, ठीक है, किसी अलाउंस के लिए, डिडक्शन के लिए या एग्जाम्पशन के लिए। ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम ऑफ अ ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड, वो भी इसमें शामिल की जाएगी। एक ये क्वेश्चन देखिएगा, ये एज एन असाइनमेंट इसको देखिएगा। ये सेम मैंने अभी आपको सारा जो ये क्वेश्चन आपके सामने केस स्टडी मौजूद है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसको देखिएगा। कोई इशू हो तो मेरे से वो डिस्कस कर लीजिएगा, राइट जी। तो डिविडेंड के साथ इजाज़त दें कि डिविडेंड किसको कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ क्या शक्लें हैं, राइट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।